हाँ खैर वैसे वो तो मैंने सोचा नहीं। बताओ कब रखनी है। मंडे को सर। मंडे को। मंडे को कर लेंगे उसको। अभी तो आगे ही पढ़ा रहे थे, मेरे को 90 हो जाने जरा एक बार। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या करवा रहे हो? एल्काइल हैलाइड स्टार्ट कर रहे हैं हम, बस थोड़ा ओके सर। 90 होने का वेट कर रहे हैं। ये पार्टिसिपेंट्स में कईयों में माइक शो नहीं होता और कईयों में वो वीडियो वाला शो नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है? माइक नहीं शो रहा इसका मतलब क्या है? तो लैपटॉप से मतलब सर वो सुन नहीं रहा, मतलब जिसका माइक नहीं हो रहा उसने ऑडियो नहीं ज्वाइन की हुई। सुन नहीं रहा या फिर वो बोल नहीं सकता? सुन तो रहा ही होगा ना, बिना सुने तो कैसे क्लास सर ले रहा सुन होगा? भी नहीं पा रहा होगा सर वो सर अभी। सुन भी नहीं सकता। अच्छा तो फिर ऐसे कैसे फिर क्लास चलेगी उन लोगों की? क्या पता ईशान सर। गुप्ता तुम मुझे सुन पा रहे हो? आर्यन अबाउट। और वीडियो का क्या मतलब? वीडियो ऑफ का वीडियो जैसे नहीं आ रहा उसमें, उसका क्या मतलब है? सर वीडियो तो हर किसी को आता है। नहीं आ रहा ना यार, जैसे इसमें मैं बताऊं आपको। जिसके वो लैपटॉप पे क्लास कर रहा है और लैपटॉप में कैमरा ऑप्शन है तो फिर वो अच्छा अच्छा हाँ, जैसे वंश राणा है, वंश राणा का नहीं आ रहा है वीडियो। बस वंश राणा का नहीं आ रहा, बस सबका ही आ रहा है। चलिए भाई 90 हो गए, स्टार्ट करते हैं। बाकी और आते रहेंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हम लोग एज अ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पूरे चैप्टर को जिस तरीके से हमने 11th क्लास में देखा था, कोई भी एक चैप्टर है वो मेनली हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? एक पार्ट तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आप एल्काइल हैलाइड कैसे कैसे बनाओगे, तो इसमें आपकी वो सारी रिएक्शंस आ जाएंगी जिनका प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड होता है। और दूसरा पार्ट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में वो सारी रिएक्शंस आ जाएंगी जिनमें रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एल्काइल हैलाइड हेडिंग डाल के सबसे फर्स्ट लिख लीजिए आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम देखते हैं कैसे कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, प्रिपेयर कैसे कैसे कर पाओगे आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक एक करके देखते हैं। वही सब मेथड से शुरू करते हैं जो हमने पढ़े हैं। तो जो आप लोगों ने पढ़ लिए, जो आपको पता है कि हाँ इस तरीके से एल्काइल हैलाइड बनता है, थोड़ा सोचिए तो वो रिकॉल भी हो जाएगा और यहाँ पे एक तरीके से समराइज भी हो जाएगा हमारा चैप्टर। बताइए कौन अल्कोहल। हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है एल्काइल हैलाइड? सर अल्कोहल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हेलोजिनेशन एल्केन। अल्कोहल। यस सर, और सर वो भी लॉजिक है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं बाय अल्कोहल्स। बाय अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स में तो बहुत कुछ है। बाय अल्कोहल्स, जरा बताइए अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड कैसे कैसे बना सकते हैं? कौन कौन से तरीके बताए हैं अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने दो के? पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना इसको, एक SN1 एक SN2 से। किसके किसके साथ? रिएजेंट बताते चलो, बाकी वो SN1 SN2 तो ऑलरेडी देख चुके हैं, बस आप तो रिएजेंट बताते चलो। हाँ जी, अल्कोहल से टॉसाइल क्लोराइड। हाँ, टॉसाइल क्लोराइड। सर HX का कोई सॉल्ट ले टॉसाइल लीजिए। क्लोराइड। HX टाइप का कोई भी सॉल्ट। पीयूष का मैसेज आ रहा है सर, वीडियो ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है क्या सबके? यस सर, ब्लर आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। चलो मैं वैसे बोलता हुआ भी चल रहा हूँ। बाय अल्कोहल में फर्स्ट मैंने लिखा है HX, HX से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और बताओ और मेथड अल्कोहल की रिएक्शन में टॉसाइल HX से। क्लोराइड। टॉसाइल क्लोराइड। बताइए ये टॉसाइल क्लोराइड और H2O।
एक मिनट, ये बताइए HX वाली जो रिएक्शन है वो SN1 होगी या SN2 होगी? SN1 नहीं, SN1 ऐसे नहीं, वो डिपेंड करेगा हमारा अल्कोहल कैसा है। अगर हमारा अल्कोहल SN1 दे सकता है तो SN1 देगी, अदरवाइज यही कंपाउंड SN2 देने लग जाएगा इस HX। अब एक बात बताइए, अल्कोहल अगर ये है, इसकी रिएक्शन तुम HX के साथ करवा रहे हो, ये कहाँ से SN1 दे देगा इथाइल अल्कोहल? दे सकता है कभी SN1? नहीं देगा ना। तो इस केस में क्या होगी? SN2। सर तो स्ट्रक्चर all नहीं those समझ में आ रहा सर, ये क्या बनाया हुआ है? हाँ, स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा, क्या बनाया आपने? इथाइल अल्कोहल, क्लियर नहीं है। दिमाग में सोच लो, इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल, अगर मान लीजिए अल्कोहल है और उसकी रिएक्शन आप HX के साथ करवा रहे हो, इथाइल या मिथाइल अल्कोहल की, हो पाएगा क्या SN1? नहीं है ना। तो इसमें सीधा सीधा से एक नोट मैंने आपको जब पढ़ाया था उसी टाइम पे लिखवाया हुआ है कि ऑल दोज रिएक्टेंट्स या ऑल दोज अल्कोहल्स व्हिच डू नॉट गिव SN1 विद HX विल गिव क्या? SN2। ठीक है, तो ये HX में SN1 भी होती है, SN2 भी होती है। और बताइए और कैसे बना सकते हो आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड? OTS टॉसिल क्लोराइड, टॉसिल क्लोराइड। टॉसिल क्लोराइड ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा H2SO4 सॉल्ट ऑफ वो हेलोजन वाला। ठीक है, वो तो चलो HX में ही आ गया एक तरीके से, H2SO4 फॉलोड बाय सॉल्ट ऑफ X माइनस। और बताओ इसके अलावा। SOCl2। ये अब एक साथ आएंगे। देखो 4 रिएजेंट भूल रहे थे आप लोग इनको, PCl3, PCl5, SOCl2 और SOCl2 plus pyridine पायरिडीन। हाँ जी, कौन सी मैकेनिज्म? PCl3 में कौन सी मैकेनिज्म? SN2। सब SN2 है सर, ये लास्ट वाली सब SN2 हैं, Yes, सब में sir. इन्वर्जन वो होगा नहीं है। छोड़ के। सर पायरिडीन वाले, SOCl2 वाली को जो जिसमें सिर्फ SOCl2। याद करने की ट्रिक क्या बताई हुई है? टार, थायोनिल अकेला तो रिटेंशन, और अगर विद पायरिडीन है तो इन्वर्जन। यहाँ पर तो SN2 ही होती है विद पायरिडीन तो, और थायोनिल और अकेला SNI रिटेंशन। इसको क्या बोलते हैं हम? SN आई आई का क्या मतलब होता है उसमें? इंट्रामोलिकुलर। क्यों इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं उसमें? उसको इंट्रामोलिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें RO, फिर ये SCl डबल बॉन्ड, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है जिसमें यहीं से तो ये लीविंग ग्रुप हट रहा है और इसी मॉलिक्यूल में ये Cl जो है वो इसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो बेसिकली जिस साइड से O हट रहा होता है उसी साइड से Cl जुड़ रहा होता है। कन्फिग्रेशन का क्या हो जाता है इसमें? रिटेंशन। तो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे कैसे बन सकता है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। आपने आप PCl3 PCl5 लिया है तो ऑब्वियसली वो क्लोराइड बनेगा। अगर आप Br ले लेते हो तो उसी हिसाब से आप ब्रोमाइड भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। आ गई यहाँ तक बात समझ में? सबने पढ़ा हुआ है ये वाला मेथड? हाँ जी। इसके अलावा सेकंड मेथड पे आइए, और कौन से मेथड्स पढ़े हैं आपने एल्काइल हैलाइड बनाने के? सोचिए। इसके अलावा और कैसे आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो? सेकंड मेथड। FRSS हाँ, फ्री रेडिकल। Yes, sir. बिल्कुल। दूसरा है बाय एल्केन या फिर बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ, किसकी होती है ये? एल्केन्स की। सिंपल सा अगर एक एग्जांपल से हम समझें इसको तो ये होगा CH4, इसकी रिएक्शन किसके साथ? किसी हेलोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में? H की प्रेजेंस में। क्या होगा? CH3Cl प्लस HCl। हाँ जी, अगर आपको मोनो हेलोजनेशन करवाना है, मोनो हेलोजनेशन, केवल एक ही H को सब्स्टिट्यूट करना है, एक से ज्यादा को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो फिर क्या किस चीज का ध्यान रखा जाता है? स्टार्टिंग में ही किस चीज का ध्यान रखा जाता है? भूल गए? अगर सिर्फ मोनो हेलोजनेशन करवाना है, नहीं सर दोबारा CH4 ज्यादा ले लेते हैं सर, एक्सेस में होना चाहिए। CH4 ले लेते हैं लेना CH4। पड़ेगा, एल्केन को एक्सेस में लेना पड़ेगा। अगर हमने एल्केन की जगह हेलोजन को एक्सेस में ले लिया तो फिर तो आपको उसमें मिक्सचर और प्रोडक्ट बनेंगे। पता है क्या क्या? CH3Cl भी बनेगा, CH2Cl2 भी बनेगा,
CHCl3 भी बनेगा और CCl4 तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हमें अगर केवल मोनो हेलोजनेशन करवाना है और यही वाला पढ़ना होता है हमें मोनो हेलोजनेशन ही, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो एल्केन है वो एल्केन आपको लेना पड़ेगा एक्सेस में। फिर मैकेनिज्म आप इसकी जानते हो, ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी टोटल 3 स्टेप में चलती है। पहला स्टेप होता है इसमें चेन इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है इसमें चेन प्रोपगेशन और तीसरा स्टेप होता है इसमें चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। और प्रोपगेशन में आपके पास में जो चीज यूज होती है वही चीज जनरेट भी हो जाती है। तो इसकी मैकेनिज्म तो मैं आपको पूरी रिकॉल अब नहीं करवा रहा हूँ, आप एक बार देख लेना, ये मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाई हुई है। एक बार बताओ, चाहते हो क्या रिकॉल करवाऊं यहाँ पे या फिर बढ़े आगे? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाओ सर। चलिए, इसमें एक चीज और, एक बात का और ध्यान रखते हैं, इसमें एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है ब्रोमीन के केस में। हम लोग यहाँ पर मेनली हेलोजन, अच्छा एक चीज और, हेलोजनेशन हम मेनली केवल 2 ही हेलोजेंस के लिए पढ़ते हैं। किस किस के लिए? एक तो Cl2 के लिए, एक Br2 के लिए। F2 के लिए क्यों नहीं पढ़ते और I2 के लिए क्यों नहीं पढ़ते? F2 के लिए एक्सप्लोसिव होता है, I2 के लिए रिवर्स रिएक्शन होता है। F2 के केस में रिएक्शन इतनी फास्ट होती है और इतनी ज्यादा मतलब जल्दी होती है कि रिएक्शन आपकी काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव हो जाती है। तो वो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस नहीं करवाते हम, फ्लोरिनेशन वाला जो है काम इस तरीके से नहीं करवाया जाता। उसका और तरीका है फ्लोराइड बनाने का, ऐसे फ्लोराइड बनाना को इग्नोर किया जाता है। और आयोडीनेशन इस तरीके से क्यों नहीं करवाते हैं? रिवर्स रिएक्शन। क्योंकि रिवर्स रिएक्शन हो आयोडीनेशन के जाती है केस में HI रिएक्शन बनने हमारी के। रिवर्सिबल हो जाती है। जो आपका CH3I और HI बनेगा वो दोनों आपस में रिएक्शन करके वापस से I2 और CH4 बना देंगे। तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से आयोडीनेशन की अच्छी यील्ड यहाँ पर नहीं मिल पाती है। अच्छा, इसके बाद में मैं फिर जो बता रहा था आपको कि यहाँ पर दो हेलोजेंस की मेनली हम बात करते हैं। किस किस की? एक तो Cl2 की और एक Br2 की। तो इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन। जी, रिएक्टिविटी तो ज्यादा होती है Cl2 की। और Br2 में एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या हो आ जाती है? सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी। वेरी गुड, सेलेक्टिविटी। क्या फायदा है इसका? इसका एक सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। ये है प्रोपेन। इसकी रिएक्शन अगर आपने Cl2 के साथ करवाई, इसको एक्सेस में लेते हुए अगर आपने Cl2 के साथ करवाई, 2 बनेंगे भाई क्लोरोप्रोपेन। कौन कौन से? 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से आप Br2 के साथ करवाइए HNu की प्रेजेंस में, 2 बनेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर Cl2 वाले केस में दोनों बन रहे हैं। ऑब्वियसली आपके पास इसकी परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा होगी 2 डिग्री वाले की, लेकिन ये वाला इतना ज्यादा कम नहीं होगा। जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इनका परसेंटेज, हो सकता है वेरी कर जाए, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है ये लगभग 40% और ये लगभग 60% के आसपास होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास इस Cl फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है, ये फटाफट ये देखेगा कि भाई रिएक्शन होनी चाहिए, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, फटाफट रिएक्शन करवाएगा। ये इतना नहीं सोचेगा कि 1 डिग्री के साथ मैं क्यों करूं, मैं तो फटाफट 2 डिग्री के साथ ही करूंगा क्योंकि 2 डिग्री के साथ में बनने वाला जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है। उतना सोचने का टाइम नहीं है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और अगर फ्लोरीन लेते, फ्लोरीन के पास तो 1% भी समय नहीं है, उसको तो जहां जो H मिलेगा फटाफट हटा देगा। उसमें तो दोनों का ही परसेंटेज आपस में बराबर बराबर टाइप का आ जाता। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जो आपका ये जो 2 डिग्री वाला है ना, इसकी परसेंटेज रिलेटिवली काफी ज्यादा हो जाती है। एग्जैक्ट डेटा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसकी परसेंटेज इससे काफी ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसा समझ लीजिए लगभग 90% के तरफ अप्रोच करेगा ये, और ये लगभग 10% के आसपास रहेगा। तो आप ये देखिए Br2 में रिएक्टिविटी कम होने की वजह से जो प्रॉपर्टी आई सेलेक्टिविटी, वो सेलेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कर करके केवल कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रही है? जहां पे बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री वाला जो ज्यादा स्टेबल है, वहीं पर आपके पास मेनली रिएक्शन होगी। ठीक है, फिर इस केस में रिएक्टिविटी का एक जो ऑर्डर चलता है Cl2, F2 और Br2, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री H का एक चार्ट मैंने बनवाया हुआ है। वो चार्ट आपको रफली याद होना चाहिए क्या क्या है। तो इसमें अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो फ्लोरीन की 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की जो रिएक्टिविटी होती है वो 1:1:1 होती है। क्या मतलब है 1:1:1 का? सबको, उसको मतलब नहीं है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एक तरीके से रिएक्ट करेगा।
कोई भी H मिलेगा हटा देगा, फटाफट रिएक्शन करेगा। हाँ जी, Cl वाले केस में थोड़ा सा दिमाग आ जाता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। क्या बताया था इसमें ऑर्डर? 1:3.85। 3.8 is to 5. 3.5 था, कुछ में कोई याद नहीं आ रहा है, 5 था। ये शायद 5 था। 5 था सर. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 3 डिग्री हाइड्रोजन के हटने की टेंडेंसी, सब्स्टिट्यूट होने की टेंडेंसी या उसकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा होगी, 5 टाइम्स मोर होगी। कब? अगर क्लोरीनेशन करवा रहे हो। और ब्रोमिनेशन वाले केस में क्या था? यहाँ तो कहानी एकदम ही बदल गई थी, 1:80 is to 1600. तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 डिग्री अगर हाइड्रोजन आ जाएगा और ब्रोमिनेशन आप करवा रहे हो तो उस केस में तो बस और बस 3 डिग्री ही बनना है। 1 डिग्री तो आप बस में एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा उसके सामने, इवन 2 डिग्री भी नेग्लिजिबल हो जाएगा उसके सामने। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर इसी वाले केस में हमने थोड़ा सा ये भी देखा था कि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, मोनो हेलोजनेशन ही हो रहा है, ये एक्सेस में है। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ मोनो हेलोजनेशन, यहाँ भी यहाँ लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। बताइए आंसर क्या होगा? पॉसिबल बताने हैं, अगर कोई कम बताना है तो भी बताना है, ज्यादा बन रहा है तो भी बताना है। 6. कितने आएंगे इस केस में? देखिए इस सर, केस 6 में आएंगे। मेनली बनेंगे वो बनेंगे आपके, मेनली जो बनेंगे वो बनेंगे 4। कौन कौन से? इधर देखिए, वीडियो आइसोमर की वजह से 5 हो जाएंगे। ये जो आपके पास में कंपाउंड है इसमें आप टोटल 4 टाइप के डिफरेंट कार्बन है इसके पास, तो एक एक करके हटाते चलो। यहाँ से हटा दो, मतलब पहले यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, फिर Cl2 जब टकराता है तो फिर Cl उसके साथ जुड़ जाता है अल्टीमेटली। फ्री रेडिकल तो बनेगा, उसके बाद फ्री रेडिकल के बनने के बाद फिर यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा, तो हम तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ लग गया Cl फर्स्ट। सेकंड में क्या करोगे? यहाँ लगा दोगे। थर्ड में क्या करोगे? यहाँ लगा दोगे। फोर्थ में क्या करोगे? इन दोनों में से कहीं पे भी लगा दो, एक ही बात। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो कंपाउंड है इसमें कोई कार्बन कायरल है क्या? नो सर। No, सर। नहीं, तो ये आपका सिंपल एक ही कंपाउंड होगा। इसमें देखिए ये जो कार्बन है जिसपे Cl लगा हुआ है वो कायरल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पहले फ्री रेडिकल के फॉर्म में था। अगर फ्री रेडिकल के फॉर्म में था तो बताओ प्लेनर था या नहीं था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन था या नहीं था उसका, फ्री रेडिकल का? Yes, sir. वो ऊपर की साइड से भी जुड़ सकता है और नीचे की साइड से भी जुड़ सकता है, मतलब दोनों फॉर्म बनने की इक्वल पॉसिबिलिटी होगी आपके पास में। ठीक है, तो ये एक नहीं है, फिर ये कितने बन रहे होंगे? 2 बन रहे हैं। ऐसे दो। इसमें आइए, क्या कोई कार्बन कायरल दिख रहा है? एक ही होगा। और इसको देखिए आप, क्या जिस कार्बन पे जहाँ पे फ्री रेडिकल बना था वो वाला कार्बन कायरल है? No, sir. वो तो नहीं है, लेकिन ये वाला कार्बन कायरल है। लेकिन इस पे तो फ्री रेडिकल बना ही नहीं, इस पे तो कभी फ्री रेडिकल बना ही नहीं, तो क्या इसकी दोनों फॉर्म बन पाएंगी? ये प्लेनर ही है, प्लेनर नहीं है सर। हाँ बनेंगी, इसकी दोनों फॉर्म बनेंगी। क्यों बनेंगी? अगर मान लो इस वाली फॉर्म को नीचे वाले कार्बन के साथ अगर Cl जोड़ा, ये अगर R फॉर्म है, तो अगर इस वाले कार्बन के साथ आप Cl जोड़ते तो वो इसी कंपाउंड की S फॉर्म हो जाती। अब आप खुद सोचिए, जब दोनों ही कार्बन आपके सेम हैं तो Cl के जुड़ने की पॉसिबिलिटी यहाँ भी 50% है और यहाँ भी 50% है, दोनों बनेंगे, 2 आएगा। क्लियर है? इसमें दोनों फॉर्म आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है, यहाँ नहीं बना कभी भी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यहाँ बन रहा है, लेकिन Cl तो इसके साथ भी जुड़ सकता है और इसके साथ भी जुड़ सकता है। अगर इसके साथ जुड़ के R है तो ऑब्वियसली इसके साथ जुड़ के S वाली फॉर्म बनाता है। ठीक है, आई बात समझ में? बताइए आंसर कितना हो गया? 6।
तो यहीं तक रखते हैं इसको। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया एल्काइल हैलाइड बनाने का, बहुत अच्छा मेथड होता है ये एल्केन से। इसके बाद में अगला मेथड बताइए थर्ड, और कौन से तरीके से आपने एल्काइल हैलाइड बनाना। एल्कीन्स में CCl4 के प्रेजेंस में जो करवाते थे। क्या करवाते हैं एल्कीन पे CCl4 की प्रेजेंस में? फिर X2 हाँ का भैया हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, CCl4 की प्रेजेंस में तो इलेक्ट्रोफिलिक वो दो हेलोजन जुड़ जाते हैं, उसको तो X2 का एडिशन बोलते हैं। X2 के एडिशन से थोड़ा हैलाइड बनेगा। क्या करें बताओ? सर H2O की प्रेजेंस में हेलोजन का अटैक। नहीं, उसमें तो हेलोहाइड्रिन बनता है, एक तरफ OH जुड़ता है, एक तरफ X जुड़ता है। हमें केवल X, मतलब सिंपल वाला एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं हम, उसमें कोई वेरिएशन हमें नहीं चाहिए। वो जो peroxide इफेक्ट में किया था HBr वाला। तो बिना उसके भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, जी। इसके बाद में आता है, हाँ बहुत बढ़िया, श्रेय ने एकदम बढ़िया टर्म बताया है, बाय हाइड्रोहेलोजनेशन। हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या मतलब है हाइड्रोहेलोजनेशन का? HX का एडिशन, एडिशन ऑफ HX। कोई भी आप एल्कीन ले लीजिए, इस पर HX की रिएक्शन करवाइए, HCl HBr whatever, क्या हो जाएगा? ये बनेगा। और इस चीज में हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? ये मार्कोनिकॉफ रूल। हालांकि अगर मैकेनिज्म पता है तो मार्कोनिकॉफ रूल का कोई मतलब नहीं रह जाता। मार्कोनिकॉफ रूल उस समय दिया गया था जब तक मैकेनिज्म के बारे में उतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, तो एक सिंप्लीफाई फॉर्म में बोल दिया गया था उसको कि भाई जब ऐसे एल्कीन पर HX जुड़ता है तो H उस कार्बन से जुड़ता है, डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें पहले से ज्यादा H होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पास 2 H है, इसके पास 1 H है, तो ये HX वाला H कहाँ जुड़ रहा है? इस वाले कार्बन। और हेलोजन कहाँ जुड़ रहा है? इस कार्बन। लेकिन अब तो हम मैकेनिज्म जानते हैं, तो फिर हम बता सकते हैं कि ऑब्वियसली यहीं जुड़ेगा। X क्यों जुड़ेगा यहाँ पे? क्योंकि H पहले वहां जाएगा जिससे कि बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। तो H जो है वो इस कार्बन पे जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और यहाँ प्लस आता है, फिर उस प्लस पे कार्बोकेटाइन पे आपका हेलोजन अटैक कर देता है। ठीक है, रिएक्शन जो है आपके पास में, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने आपको और तो कोई मैकेनिज्म नहीं बताई थी 11th क्लास में, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने आपको 11th क्लास में ही पढ़ाई हुई। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज का थोड़ा ध्यान रखा जाता है, अगर आपके पास ये एल्कीन है और आप HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो अगर नॉर्मल केस में आप रिएक्शन करवाते तब तो बनता है ये 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर आपने HBr वाली रिएक्शन में क्या ले लिया, पेरोक्साइड अगर ले लिया, तो क्या बन जाता है? एंटी मार्कोनिक सर एंटी मार्गोनिको होती है, पेरोक्साइड इफेक्ट होता है ये। पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खैरेश इफेक्ट इसको बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट किसमें लगता है? केवल केवल और केवल किसमें लगता है? HBr में। ना HCl में लगेगा, ना HI में लगेगा, और किसी में नहीं लगेगा, बस और बस HBr के लिए होता है। नेक्स्ट, और बताइए भाई, इसके अलावा और कैसे आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो? NBS। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, NBS बना सकते हैं, सही बात है। तो जो NBS वाली रिएक्शन है, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन होनी चाहिए। ये कंपाउंड ले लीजिए, एल्कीन ही है, और एल्कीन की रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और, एल्कीन पर जैसे आपने HX के साथ रिएक्शन करवाई है तब तो ये बनेगा, और अगर एल्कीन पर सिंपल अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा देते H न्यू की प्रेजेंस में, तो जैसे एल्केन में हुई थी ना रिएक्शन फ्री रेडिकल बन के, ऐसे इसमें भी हो जाएगी। और बताइए इस केस में फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा? जहां मोस्ट स्टेबल वो होगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, एक ये भी तरीका होता है। और बाकी जो हम पढ़ रहे हैं NBS, वो भी आप इसी में लिख लीजिए, दोनों सेम टाइप की रिएक्शन। NBS क्या होगा, कहाँ बनेगा?
CH2 CH3 क्या लग जाएगा? Br Br। और बताइए इस मेथड के अलावा फोर्थ में ये सब लिखते और चलो आप साथ के साथ। Schwarz reaction हाँ जी, इसके बाद में अगला जो मेथड हम बताने जा रहे हैं आपको, उसमें हम एल्काइल हैलाइड से ही एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड से ही एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। बेसिकली क्या है, आपके ये सारे जो मेथड हैं इनमें सब में रेस्ट्रिक्शन है। इन सब से क्या है, आप क्लोराइड बना सकते हो, ब्रोमाइड बना सकते हो, लेकिन आयोडाइड में और फ्लोराइड बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती ही है। किसी में यील्ड अच्छी नहीं आती, किसी में यील्ड अच्छी आ रही है तो वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जा रही है। तो हमने क्या कर रखा है, हमने दो तरीके ढूंढ रखे हैं जिनमें हम आयोडाइड और फ्लोराइड को हमारे बने हुए क्लोराइड और ब्रोमाइड की मदद से बना सकते हैं। तो इसमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयोडाइड कैसे बना सकते हो आप। तो आयोडाइड बनाने के लिए जो रिएक्शन चल रही है उसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन, एक सेकंड, स्पेलिंग है इसकी FINKELSTIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या है फिंकलस्टीन रिएक्शन? देखो ध्यान से समझना। या तो रिएक्टेंट RCl होगा या तो RBr होगा, और रिएक्शन करवाई जाती है NaI के साथ, और सॉल्वेंट लिया जाता है एसीटोन। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये रिएक्टेंट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कौन सी रिएक्शन होने वाली है। ये SN2 SN2 होगी लिया है। सॉल्वेंट कौन सा ले लिया है? acid पोलर अप्रोटिक। अप्रोटिक। और I माइनस है आपके पास में, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से और RCl और nucleophilic RBr acid कर देगा, RI में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा आपका NaCl या NaBr जो भी है वो बन जाएगा। अब थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे कि क्या एसीटोन में, थोड़ा सोच के बताना, एसीटोन में I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या Cl माइनस और Br माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? क्या ये रिएक्शन फिजिबल भी है? थोड़ा सोचिए। क्या ये रिएक्शन फिजिबल भी है? बड़ा सर आई सिंपल। माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल सर I माइनस है ना जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल एक मिनट Yes, श्रेय, sir. तुमने कल को क्वेश्चन भेजा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें तुम यही पूछना चाह रहे थे, तो अब मैं उस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ। तुमने कल पूछा था कि सर ये नहीं पता चलता कि किसमें कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या है ना। तो मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि हमारे केस में भी क्या चल रहा है, एसीटोन। इस एसीटोन में Cl माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? बस इतना सा बताना। I minus. रिएक्शन को देख के मत बोलिए, थोड़ा सोच के बोलिए। सर Cl माइनस होता सर है सर, वो Cl पोलर माइनस, प्रोटिक में चेंज होता सर होता Cl है। माइनस होगा, सर Cl माइनस, Cl माइनस। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, पानी अगर है तो पानी क्या करता है, छोटे आयन को सराउंड कर लेता है, Cl माइनस को सराउंड कर लेगा, इसलिए Cl माइनस अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। और उस केस में कौन अच्छे से अटैक करता है, I माइनस। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ तो घेरने वाली सिचुएशन होती ही नहीं है, बताया था आपको, क्योंकि इनका जो पॉजिटिव एंड होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव एंड होता है वो खुद कैसा होता है, हिंडर्ड, जिसकी वजह से वो X माइनस को सराउंड कर ही नहीं पाता है। जब सराउंड ही नहीं कर पाएगा तो सीधी बात है, फिर तो Cl माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि Cl माइनस ज्यादा अच्छा बेस है। जो ज्यादा अच्छा बेस होता है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। बताइए यहाँ तक क्लियर है नहीं है? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अगर ऐसा है तो फिर तो ये रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन होती है। क्या कारण हो सकता है? इसका मैं रीजन समझाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छा है इसका रीजन और पता होना चाहिए आपको, अदरवाइज ये चीज आपको बहुत कंफ्यूज करेगी कि भाई ये तो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, फिर इसने इसको कैसे हटा दिया। बल्कि रिएक्शन तो ये होनी चाहिए थी कि RI जो है, उस RI में से I माइनस को कौन हटाए, Cl माइनस हटाए, क्योंकि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना। ऐसा इस वजह से हो पाता है H2O जो सॉल्वेंट है,
इसमें NaCl अच्छे तरीके से डिसॉल्व होता है, सॉल्युबिलिटी जो है इसकी NaCl की सॉल्युबिलिटी वो बहुत हाई होती है। और Na की जो सॉल्युबिलिटी होती है पानी में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा ही नहीं बना ले। एक मिनट रुकना। हाँ जी, Na की सॉल्युबिलिटी पानी में और भी ज्यादा होती है। लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट चल रहा है, NaCl भी खुल रहा है, Na तो और भी ज्यादा बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से ज्यादा नहीं, एक सेकंड, ज्यादा सॉल्युबल होगा या कम सॉल्युबल होगा, एक मिनट। Na की सॉल्युबिलिटी वाटर में NaCl के कंपैरिजन में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ऊपर से जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो आएगी बढ़ेगी। हाँ, तो Na की ज्यादा होती है, ठीक है। NaCl और Na की वाटर में सॉल्युबिलिटी दोनों की अच्छी होती है, लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट थोड़ा चेंज कर दिया, एसीटोन अगर आपने ले लिया है, तो इस एसीटोन में क्या होता है, एसीटोन में आपका Na तो डिसॉल्व हो जाता है, Na तो घुल जाता है, लेकिन NaCl नहीं घुलता है इसमें। NaCl जो है ये प्रेसिपिटेट बनाता है, मतलब डिसॉल्व नहीं होता है एसीटोन में। अब अगर ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है तो फिर तो Cl माइनस आपके पास कभी फ्री होगा ही नहीं जो वो इसके ऊपर अटैक कर सके। इस वजह से NaCl अलग हो जाता है और Ri आपके पास बड़ी आसानी से बन जाता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट चलता है वो सॉल्युबिलिटी का चलता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का नहीं चलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ये रिएक्शन आखिर फिजिबल क्यों हुई, जबकि हमारा तो Cl माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल था। ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन वो कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह है ही नहीं, वो यहाँ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। एसीटोन सॉल्वेंट में NaCl की सॉल्युबिलिटी एकदम ना के बराबर होती है। लिख लीजिए। डन यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, फिंकलस्टीन के बाद में अगला मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लोराइड बनाने के लिए। कहाँ से बनाएंगे फ्लोराइड, सेम वही क्लोराइड और ब्रोमाइड से। तो अगला जो मेथड आ रहा है उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, इस स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम RCl और RBr से क्या ऑब्टेन करते हैं। सर ये सिर्फ एसीटोन के लिए ट्रू है या किसी भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए? ये वैसे तो देखो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में सब में उसकी सॉल्युबिलिटी में कमी आएगी माधव, लेकिन एसीटोन के में बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहता है, वो एकदम प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। तो हो सकता है आपने कोई दूसरा जो पोलर अप्रोटिक लिया है उसमें वो अगर थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम थोड़ा पीछे की तरफ भी जाने के चांसेस रहे। RCl RBr से RF बनाते हैं, तो किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या रिएजेंट यहाँ यूज किया जाता है, रिएजेंट आपको पता होने चाहिए इस केस में। अच्छा इसमें है ना एक जगह छोड़ देना आप नोट के लिए, जो आपने फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी है ना, इसमें जो सॉल्युबिलिटी वाली चीज मैंने बताई है, इसके लिए नोट के लिए जगह छोड़ देना। मैं अभी आपको फोटो शेयर करूंगा, आप वहां से देख करके लिख लेना उसको। हाँ जी, रिएजेंट क्या क्या है, रिएजेंट देखो पहले तो आप, KF लिया जा सकता है, AsF3 लिया जा सकता है, SbF3, AgF, या फिर Hg2F2। ये काफी सारे रिएजेंट्स हैं जिनको आप यहाँ रिएक्टेंट के फॉर्म में लोगे और वो Cl और Br को RF में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट चलता है आपका, वो सॉल्वेंट चलता है ईथर, ईथर रहेगा सॉल्वेंट। लिख लीजिए रिएक्शन।
रिएक्शन की मैकेनिज्म वही है SN2, ऊपर वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म भी SN2 थी, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी SN2, दोनों की मैकेनिज्म SN2। चलिए ये जो हमने पढ़ा है इसमें साथ के साथ में अब आपको एक चीज और सिखा देता हूँ। वैसे तो हम जानते हैं, वो हमने रिएक्शन तो पढ़ी हुई है, मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ, आपको अपने आप समझ में आएगा। CH3 CH CH CH3 Br Br NaI और एसीटोन। हाँ जी, क्या बनता था इस केस में, याद कीजिए, NaI एसीटोन। दोनों Br हेलो ब्यूटोइन 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 ये बनता था एल्कीन। और कौन सी मैकेनिज्म से होती थी रिएक्शन, E2 E2। और एलिमिनेशन कौन सा होता था, एंटी या, वैसे हाँ E2 है तो फिर बता ही दिया एक तरीके से, वो तो डायरेक्टली आपने, एंटी यस एंटी एलिमिनेशन होता था इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए मीजो फॉर्म है तो क्या बनेगा, और अगर आर और RR और SS वाली फॉर्म है तो क्या बनेगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इस कंपाउंड की मीजो फॉर्म ले लीजिए, इस कंपाउंड की मीजो फॉर्म, तो कैसे लिख सकते हो आप इसकी मीजो फॉर्म को, देखो उसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ मैं। हाँ जी, देख के बताइए ये मीजो फॉर्म लिखी है नहीं लिखी है। मीजो फॉर्म का मैंने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना दिया है, ठीक है। फॉर्म है। यस सर यस सर तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपके पास में जो NaI एसीटोन है, ये NaI एसीटोन दोनों Br को सब्स्टिट्यूट करता है और I लगाता है, ठीक है। और कौन सी मैकेनिज्म से करेगा, SN2 मैकेनिज्म से। तो यहाँ पे Br नीचे की तरफ है, इसमें I कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। Br नीचे की तरफ है, I कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। सबसे पहले तो ये जो NaI एसीटोन है, ये SN2 मैकेनिज्म से पहले बनाता है ये कंपाउंड। I आएगा ऊपर की तरफ, इसमें भी I आएगा ऊपर की तरफ। जब I ऊपर की तरफ आएगा तो बाकी दोनों ग्रुप अपने आप नीचे चले जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या हुआ, यस बोलिए। सर। यस। अब हमें करवाना है इसमें SN2, सॉरी E2। E2 में जिन दो ग्रुप को हटाना होता है उनका एंटी होना जरूरी है, एंटी पेरीप्लेनर। तो ये एक I को हटाना है, एक इस वाले I को हटाना है। सबसे पहले इसमें रोटेट करके, अपने आप रोटेट होकर के, आपको नहीं करना है, अपने आप रोटेट होकर के जो दोनों हटने वाले ग्रुप में, पहली बात तो वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे आ जाएंगे। करवा दीजिए इसमें रोटेशन, एक में 180 का करवा दो, काम हो जाएगा। तो इसको तो ऊपर ही रहने दो। इस वाले आई को नीचे ले आओ। अगर आई नीचे आएगा तो इस तरफ क्या जाएगा, सर उस तरफ एच आएगा, लेफ्ट वाली साइड पे एच आएगा लेफ्ट में CH और राइट में सी। यस सर ठीक है। अब पता है क्या होता है इसमें, अब आता है आपका I माइनस, यही वाला I माइनस, एक और आता है। और ये I माइनस इस वाले I को I प्लस की तरह हटाने की कोशिश करता है, मतलब I2 बना के निकलता है। इसको लेकर के यहाँ से I2 बना के निकलता है। तो काम देखिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपका H हटा करता था H प्लस के फॉर्म में, अब यहाँ I हट रहा है H प्लस के फॉर्म में। जब I H प्लस के फॉर्म में हटेगा तो बताइए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होने लग जाएगा, नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव फिर ये वाला Yes. बताइए I जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है या नहीं है, है।
Yes, है आइए, सर। अगर ग्रुप है है सर। तो फिर इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होने लग जाएगा? पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ का पार्शियल नेगेटिव और यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव क्या होगा? डबल धीरे बॉन्ड। धीरे पाई बॉन्ड बनने लग जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा। आपस में ये वाला आई तो नीचे से हट गया और ये वाला आई आपका ऊपर से हट जाएगा लीविंग ग्रुप के फॉर्म में। और अल्टीमेटली थोड़ा इस स्ट्रक्चर को देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो सिस एल्कीन बनने जा रही है, ट्रांस एल्कीन बनने जा रही है। ट्रांस। ट्रांस होगी। तो ट्रांस एल्कीन आपके पास यहाँ बन जाएगी। ये इंट्रामोलिकुलर होगी क्या? क्या? इंट्रामोलिकुलर। NAI हमने एक्सेस लिया हुआ है। हाँ जी, NAI एक्सेस में चल रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सर ये किसके अंडर नोट डाउन करें? इसी में ही चलने दो, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज जो पढ़ी है आपने। क्योंकि देखिए जो फिंकलस्टीन का रिएजेंट है वो तो रिएजेंट यहाँ तो हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, जबकि यहाँ हमने इसको एलिमिनेशन के लिए भी यूज किया था। तो वो कैसे एलिमिनेशन करवा पा रहा है वो भी पता होना चाहिए। ओके सर। तो जो यहाँ काम करता था वो ये वाला काम तो करेगा ही करेगा, उसके साथ में एक्स्ट्रा ये वाला काम और हो जाएगा। और वैसे देखो डायरेक्टली भी आप बता सकते थे, जो मैंने आपको कार वाला रूल बताया हुआ है, कार वाला रूल। अरे इंट्रामोलिकुलर होगी। सिस एल्कीन पे अगर एंटी एडिशन होता है, सिस एल्कीन पे अगर एंटी एडिशन होता है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। पहली बात तो ये एडिशन नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, हमें रिवर्स डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। तो सिस पे अगर एंटी से रेसिमिक है तो बताइए ट्रांस पे एंटी से क्या होगा? मीजो होगा। मीजो। तो आप यस इसको ऐसे सर। सोचो, अगर कंपाउंड मीजो है और उस पे एलिमिनेशन एंटी हो रहा है तो एल्कीन जो बनेगी वो कैसी बनेगी आपकी? ट्रांस। ये कंपाउंड मीजो था, इस पे एलिमिनेशन आपका एंटी हो रहा है, तो जो एल्कीन बनेगी वो कैसी बनेगी? ट्रांस। सर इसमें एक बार वो वाला ZnCl2 वाला जो हम करते हैं सर, वो वाला भी रिकॉल करवा दो। तो आवाज थोड़ी धीमे आ रही है, माइक के पास आके बोलो। सर जो ZnCl2 वाला करवाते थे ना इसमें, हाँ जी, हाँ जी। सर एक बार ZnCl2 वो नहीं लेते थे इसमें, पहली बात तो Zn जिंक डस्ट लेते Zn थे। वाला कर लेते थे। सर एक बार वो वाला रिकॉल करवा दो इसमें ही, तो उसकी नहीं तो वजह से। उसमें भी सिंपल आपके पास में ऐसा ही है कि जो दोनों हेलोजन हैं, जिंक एक एक करके दोनों हेलोजन को हटाएगा, ZnCl2 बना के लेके जाएगा। और दोनों जो Cl हटेंगे वो एंटी तरीके से ही हटते हैं उसमें। सर वो ठीक है, केवल हाँ मैकेनिज्म क्या होती है उसकी उसकी हाँ मैकेनिज्म, मतलब ऐसे ही हटाता है वो? इसी तरीके से हटाना है उसमें भी। ओके सर। डन, आगे बढ़े। फिंकलस्टीन हो गई, स्वार्ट्ज हो गई, इसके अलावा और कोई मेथड जो आपके दिमाग में आ रहा हो जिससे आपने एल्काइल हैलाइड बनाया हो, सोचिए। नहीं, चलिए मैं बताता हूँ अब आपको अगला मेथड जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट मेथड देखिए, बोरोडीन होन्सडेकर मेथड। बोरोडीन होन्सडेकर मेथड क्या है ये मेथड? देखिए, सबसे पहले इसमें लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है। वैसे एक्चुअली इसका जो रिएक्टेंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, बट जो इसका रिएक्टेंट है वो भी हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले RCOH की रिएक्शन AgOH के साथ करवा रहे हो, बताओ क्या बनेगा? NaOH के साथ करवाते तो क्या बनता? सोडियम एसीटेट, मतलब यस सर। कार्बोक्सिलेट। अब क्या बन जाएगा? Na की जगह Ag आ जाएगा। तो ये जो सिल्वर सॉल्ट है ना एसिड का,
ये होता है बोरोडीन हुस्डेकर रिएक्शन का रिएक्टेंट। इस सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन करवाई जाती है Br2 के साथ। बोरोडीन, बोरोडीन वो ब्रोमीन के लिए ही है। और जब इसके साथ रिएक्शन आप करवाओगे तो ध्यान से देखना क्या क्या प्रोडक्ट बनने जा रहा है। Br2 में से एक Br तो Ag के साथ जुड़ेगा, AgBr अलग हो जाएगा। एक Br R के साथ जुड़ेगा, RBr अलग हो जाएगा। और CO2 आपकी यहाँ से अलग हो जाएगी, तो प्रोडक्ट बनेंगे RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। इस रिएक्शन से हम RBr बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस रिएक्शन में बस ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि अगर आपने, पहली बात तो ये रिएक्शन जो चलती है हमारी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है इसमें। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि अगर आपने सिल्वर सॉल्ट के साथ Br2 की जगह I2 लिया होता तो ऐसा नहीं है Ri नहीं बनता, बनता Ri बनता, लेकिन इस केस में मेजर प्रोडक्ट Ri नहीं होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है RCOOR, एस्टर। एस्टर बनता है और इस रिएक्शन का नाम होता है सिमोनिनी रिएक्शन। सिमोनिनी रिएक्शन, तो इसको लिख लीजिए। अभी तो हमारे काम की केवल यही है, इस वाले केस में यही है मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आयोडीन ले लेते तो मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो एस्टर होता है इसमें। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए, बोरोडीन हुस्डे का रिएक्शन। नीचे वाली करनी है सर नोट? हाँ, नीचे वाली भी कर लो। और इसमें मैं एक आपको पेज सेंड कर रहा हूँ, उसमें से थोड़ी सी थ्योरी और लिख लेना आप। सर शीट थोड़ी लेफ्ट करना। एक मिनट रुको। शिवम भेज देना ग्रुप पे। भेज दिया सर। हाँ बताओ क्या करते, कहाँ लेफ्ट राइट क्या करना है। ठीक है सर, अब दिख रहा है वो। सर वो आपने नोट के लिए जगह छुड़वाई थी जो, सर वो भी भेज दो। अच्छा, एक मिनट। छोटा बैठ गया तो उसको स्टार्टिंग किया। हाँ जी, सेकंड पेज में जो नीचे नीचे अभी मैंने एक पेज भेजा है, उसमें जो नीचे नीचे वाला नोट है वो हमें फिंकलस्टीन रिएक्शन में लिखना है।
हाँ जी, आगे बढ़े। सर ध्रुव का माइक बंद करवा दो। किसका? ध्रुव का। नहीं होता भाई, वो कभी होता ही नहीं बंद। सर वहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि yield of alkyl chloride is less than? हाँ सुनिए, फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर वहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है yield of alkyl chloride is less than alkyl bromide? Yield of alkyl Chloride, is less than alkyl bromide. किस केस में? इसी में लिखा हुआ है सर उस पेज पे। बोरोडिन हंसडेकर वाले में ना? यस सर। उसमें ऐसा होगा कि उस बॉन्ड को तोड़ना जो है वो रिलेटिवली आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से उसकी यील्ड कम हो जाएगी। जो Cl2 वाला बॉन्ड आप ब्रेक करोगे ना, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है Br2 वाले से, इस वजह से। ओके सर। डन। इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए, अगर रह भी गया तो बाद में कर लेना, उसको है आपके पास में जगह छोड़ दो उस हिसाब से। और हेडिंग डालिए केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले तो वही सब रिएक्शंस आ जाएंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पूरा SN1 SN2 सारी रिएक्शन अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत जो की थी वो एल्काइल हैलाइड से ही की थी। SN1 का अगर फर्स्ट एग्जांपल आपको सिखाया था तो एल्काइल हैलाइड से, SN2 एल्काइल हैलाइड, सब कुछ हमने एल्काइल हैलाइड से ही सीखा है ना? तो ये सब रिएक्शन तो हो ही जाएंगी एल्काइल हैलाइड की। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस जो हमने अब तक नहीं पढ़ी हैं उन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ी सी ट्रिकी है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्राइट। इसके साथ बनता है RCN। लिखा होएगा नोबडी कर। हाँ ये बताओ कि अगर आपको अपना नहीं दिखाना तो इतना मारो। ऋषभ क्या कह रहे हो? KCN के साथ साइनाइड बनता है, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता है, KNO2 के साथ बनता है ONO,
और AgNO2 के साथ बनता है RNO। क्यों होता है ऐसा, समझिए। आपके पास AgCN और KCN की हम बात करते हैं। ये कैसा है, मोर आयनिक, जबकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा हुआ। एक सेकंड, वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है ना। सर नहीं क्लियर है। ठीक है सर। KCN है आयनिक, AgCN है लेस आयनिक। तो सॉल्वेंट में डालने के बाद में ये KCN जो है वो बिल्कुल प्रॉपर एकदम K प्लस और CN माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एकदम सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। AgCN इस तरीके से सेपरेट नहीं हो पाएगा, वो आपके पास अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि उसमें आयनिक कैरेक्टर काफी कम है। मतलब आपने वो फजांस रूल से आप देख लीजिए, ये पोटेशियम है, ये Ag है, तो Ag की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए, NaCl तो पानी में घुल जाता है और AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है, मतलब वो टूटता नहीं। तो उसी तरीके से KCN तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन AgCN डिसॉल्व नहीं होगा। अब अगर ये डिसॉल्व हो गया और ये डिसॉल्व नहीं हो रहा, अब सुन के समझिए, इसमें RX है कोई आपके पास, और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आपके पास एक बार CN माइनस लिखा हुआ है। CN माइनस को ध्यान से देखिए, CN माइनस में कार्बन पे भी है लोन पेयर और नाइट्रोजन पे भी है लोन पेयर। ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, कार्बन का लोन पेयर या नाइट्रोजन का लोन पेयर? कार्बन। 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 कौन अटैक करेगा भाई इस पे? कार्बन कार्बन अटैक करेगा। CN माइनस का कार्बन अटैक करेगा इस पे बैक साइड से, और ये यहाँ से अलग हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं बैक साइड से? स्ट्रॉन्ग बेस है तो CN माइनस यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, से बहुत हटेगा बढ़िया तो भी चेक न्यूक्लियोफाइल करते है, ठीक है ना, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है CN माइनस। ये यहाँ से अलग अटैक करके कार्बन के ऊपर, तो अल्टीमेटली इस कार्बन के साथ में को क्या जुड़ेगा, कार्बन या नाइट्रोजन? कार्बन जुड़ेगा। कार्बन। साइनाइड। KCN के साथ साइनाइड बनता है। अच्छा, अब आइए आप AgCN पे। अगर ये डिसॉल्व हुआ ही नहीं, टूटा ही नहीं, तो अब तो आप ध्यान से देख सकते हो, इसमें इसमें न्यूक्लियोफाइल वाला काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? नाइट्रोजन। कार्बन तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं इस केस में, सर हाइड्रोजन की है वजह ही नहीं से। उसके पास डोनेट करने के लिए। तो फिर AgCN के केस में कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। ये कार्बन इसमें किससे जुड़ेगा, कार्बन से या नाइट्रोजन से? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। AgCN वाले केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, NC बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। अरे ये बात समझ में है? इसी तरीके से यहीं पर मैं आपको KNO2 और AgNO2 बता देता हूँ, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। KNO2 एक्चुअली डिसोसिएट हो जाता है K प्लस में और NO2 माइनस में, ये होता है NO2 माइनस। और जो AgNO2 है, वो AgNO2 की स्ट्रक्चर होती है ये इस तरीके से। अब इस केस में देखिए, दोनों ऑक्सीजन तो पहली बात तो सेम है, और एक ये नाइट्रोजन है। कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इनमें से, ऑक्सीजन या फिर ये नाइट्रोजन? सर नाइट्रोजन। 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 नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है भाई। ऑक्सीजन वाला। हाँ ठीक है सर। सर ऑक्सीजन होगा। यस सर। पता चलेगा 3 लोन पेयर हैं उसके पास में। और मतलब लोन पेयर ज्यादा होने की वजह से नहीं कह रहा हूं मैं, मेन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है। आप कह रहे थे ना कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, तो फिर ये होना चाहिए, वैसा नहीं है। इस टाइम ऑक्सीजन पे माइनस आया है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है, बढ़। कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है। तो हाँ लोन पे जी सर, टेंडेंसी क्या हो गई है, बढ़ गई है। बढ़ गई है। ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा। जबकि AgONO वाले केस में आप देखिए, इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई माइनस चार्ज तो है नहीं। अगर माइनस चार्ज नहीं है, तो फिर सीधी बात है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ है इस केस में। तो AgONO के केस में तो नाइट्रोजन अटैक करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जुड़ता है, और K प्लस वाले केस में आपका ऑक्सीजन अटैक करता है, जिसकी वजह से
ओके, ऑक्सीजन जुड़ता है। इस तरीके से आपके पास में ये चारों रिएक्शन नोट डाउन कर लेना। अच्छा, एक सेकंड रुको, अभी एक चीज और बता देता हूँ, फिर एक साथ नोट डाउन कर लेना इसको। सर वो AgCN में नाइट्रोजन वाला बताना। AgCN में तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही न्यूक्लियोफाइल है ना, कार्बन के पास तो कुछ है ही नहीं अटैक करने के लिए। ओके सर, वही जुड़ेगा। कार्बन कभी माइनस के फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा AgCN में। हाँ जी, इसके अलावा एक रिएक्शन और भी है काफी इंपॉर्टेंट। RX की रिएक्शन है जो है वो आपके साथ करवाएगा Ag2O के साथ। Ag2O, एक बार बोलेगा ड्राई Ag2O, एक बार बोलेगा मॉइस्ट Ag2O। अगर आपको याद हो तो मैंने मॉइस्ट Ag2O का मतलब तो आपको बताया हुआ है। क्या मतलब होता है मॉइस्ट Ag2O का? AgOH। सर AgOH हाइड्रोजन आ जाता AgOH। Ag और मैंने मैंने आपको ये रिएक्शन भी बताई हुई है। क्या बनता है इस केस में? ROH बनेगा। जबकि इस केस में बनता है ईथर। कैसे बनता है ईथर? देखिए, Ag2O, AgX, AgX, दो मोल AgX अलग हो जाएंगे और ROR ईथर बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर RX की रिएक्शन Ag2O के साथ हो रही है तो ड्राई के साथ हो रही है, मॉइस्ट के साथ होती है। मॉइस्ट के साथ अलग प्रोडक्ट बनता है, ड्राई के साथ अलग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एक पेज भेज रहा हूँ, फटाफट उसमें से देख के पूरा लिख लीजिए। सर ये लास्ट वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी? एक्सक्यूज मी सर, बताइए क्या क्या पूछ रहे थे। सर वो बोलिए क्या? पिछले पेज पे AgNO2 वाला दोबारा बता दो। AgNO2 वाला इधर यस देखिए। सर। जो AgNO2 है ना, उसको लिखते तो हम ऐसे हैं AgNO2, लेकिन एक्चुअली सिल्वर नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट। तो इसमें जो अटैचमेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है ये Ag। ठीक है, ओके तो सर। यहाँ पर आपके पास में इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब अलग ये हो नहीं पाया क्योंकि ये कैसा है, कोवेलेंट टाइप का है। तो अगर यस अलग नहीं हो सर। पाया तो ये ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? बोलो। सर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा इस वाले केस में, और नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, यस सर। लिख लीजिए। पेज भेजा है मैंने, वहां से लिख लेना, पेज में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से। सर जो ड्राई Ag2O वाली रिएक्शन है उसमें उसकी मैकेनिज्म क्या होएगी? उसकी मैकेनिज्म एक्चुअली अर्शिता हमें जाननी नहीं है, उसके इसमें बस प्रोडक्ट ही जानना है आपको। ओके सर। सर वो SN1 मैकेनिज्म मॉइस्ट Ag2O के लिए है। वैसे ये क्या है ना, आयनिक नहीं है, तो जहां तक मैं अगर समझ पा रहा हूँ मैकेनिज्म्स में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वैसे आपको मतलब इसकी मैकेनिज्म नहीं जाननी है। हाँ नोटियल, बोलो क्या कर रहे हो? वो SN1 मैकेनिज्म मॉइस्ट Ag2O के लिए लिखी है। ये मैंने SN1 तो कहीं लिखा ही नहीं है। सर लिखा हुआ है कोने में कहाँ पेज लिख रहा पे। है SN1? नहीं सर, जो फोटो भेजी है। अच्छा, उसमें डिपेंड करेगा ना, उसमें डिपेंड करेगा कि ये RX क्या है। अच्छा अगर हाँ आपका ठीक है। RX ऐसा है जो SN1 देगा, मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है, तो SN1 हाँ होगी, तो SN2 होगी। ओके सर। फटाफट कीजिए लिखने वाला काम।
डन, आगे बढ़े। हाँ जी, लिख लिया कि सबने? ये सर होगा नोट। चलिए तो फिर अब आगे एक लास्ट और रिएक्शन देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सोच के देखिए रिडक्शन से मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से क्या मतलब है, किस में भेजना चाहोगे आप इस कंपाउंड को? व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड? HX हाँ, रिडक्शन की आपने 9th 10th में कई सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, सर उनमें अगर आपको HX याद हो HX ये पढ़ी होगी आपने कि ऑक्सीजन का हटना या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना, याद है? हाइड्रोजन का Yes. आना। हाँ, हाइड्रोजन का आना। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर ये हेलोजन हट जाए और इसकी जगह H लग जाए तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन ही है ये। और सब सेंस में रिडक्शन है, हेलोजन हट रहा है इसलिए भी रिडक्शन है, और उसकी जगह पे H आ रहा है इसलिए भी रिडक्शन है। ठीक है, तो ये आपके पास में एक एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन का मतलब है X की जगह पे H का आना। अब बात आती है कि ये काम हम कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा चक्कर है, इसके लिए बड़ा स्पेसिफिक रिएजेंट चलते हैं। सबसे फर्स्ट रिएजेंट आता है इस काम के लिए LiAlH4। लेकिन ये LiAlH4 जो है ये काम तो कर देगा ये वाला, लेकिन इसके अपने रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है इसके? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा और 2 डिग्री को कन्वर्ट कर देगा, 3 डिग्री में सरेंडर कर देगा, 3 डिग्री को ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है। फिर एक दूसरा रिएजेंट चलता है NaBH4। NaBH4 जो है वो 2 डिग्री को कर देगा, 3 डिग्री को कर देगा, लेकिन 1 डिग्री को नहीं कर पाएगा। अगर आपको तीनों को करवाना है तो उसके लिए एक थोड़ा सा स्पेशल हमारा रिएजेंट होता है। रिएजेंट है PH3SNH। PH3SNH, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ये ट्राइफिनाइल जो टिन हाइड्राइड है, पूरा लिख लेना नाम इसका। इसका क्या नाम होता है LiLH4 का? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 का? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। में इसका क्या रीजन? हाँ, इसमें क्या रीजन है कि वो 3 डिग्री में नहीं कर पाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? एक्चुअली 3 डिग्री वाले केस में जो LiLH4 है वो रिडक्शन की बजाय एलिमिनेशन करवा देता है, तो उसको रिडक्शन की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह फिर हम इसके साथ में यूज नहीं करते। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। और NaBH4 1 डिग्री को क्यों नहीं कर पाता है, उसके पीछे रीजन है कि ये रिएक्टिविटी कम होने की वजह से 1 डिग्री के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाता। LiLH4 करता तीनों के साथ है रिएक्शन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों के साथ करता है रिएक्शन, लेकिन 3 डिग्री वाले को रिड्यूस नहीं करता है, एलिमिनेट करता है।
सर और थर्ड वाले में ऐसा चाहिए कि तीनों के साथ करा देता। हाँ जी, उसमें तीनों के साथ। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर आपका एल्काइल हाइड्राइड 1 डिग्री है तो क्या लेना है, 2 डिग्री है तो क्या लेना पड़ेगा, और अगर 3 डिग्री है तो क्या ले सकते हैं। हाँ जी, एल्काइल हैलाइड हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे एल्कोहल। तो अब आप लोगों के लिए काम ये है कि आपका जो MS चौहान का चैप्टर 5th है, 5th चैप्टर के 3 पार्ट किए हुए हैं। पार्ट 1 मतलब A, B और C। जो उसका A पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, सब्स्टिट्यूशन। जो B पार्ट है उसमें सिर्फ क्या था, एलिमिनेशन। और एक C पार्ट है जिसमें एल्काइल हाइड्राइड एज अ होल चैप्टर। तो आपने A और B तो कर लिया है, जो C वाला पार्ट आपका भी बचा हुआ है वो आपको आज खत्म कर देना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट सर ये क्लास। इतना ही था सर एल्काइल हैलाइड, क्या इतना ही था बस? एल्काइल हाइड्राइड, अब हम लोग पिछले 1.5 महीने से जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड। जो हम लोगों ने 1.5 महीने में पढ़ा है ना, वो आपके पास में एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, वो उनका बहुत अच्छा खासा कंटेंट हम वहां पढ़ चुके हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये जो लिखवाया था आपको केमिकल रिएक्शन में, ऑल SN1 SN2 ये सब रिएक्शन जो कि हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस किए हैं, वो सब एल्काइल हैलाइड का ही तो पार्ट है। तो जब इतना मेजर पोर्शन वहां कर लिया तो यहाँ पे करने के लिए ज्यादा बचता नहीं है। इसी तरीके से एल्कोहल जो हम पढ़ेंगे, एल्कोहल में बहुत कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिहाइड्रेशन, एल्कोहल कैसे बनाना है, काफी कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का काम समझ में आ गया आपको? आज का होमवर्क क्या है? यस सर। आज का होमवर्क है आपका जो MS चौहान में चैप्टर 5 का C पार्ट है वो आपको करना है। C है या फिर अलग से एल्काइल हैलाइड है, जो भी है। और टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चंस आपको और करने हैं जो आपने आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में छोड़े हुए हैं, वो देख लेना। सर बाकी की MS मंडे को डिस्कस होगी वो ग्रिग्नार्ड वाली? आप मंडे को कर लेंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि आप ये एल्काइल हैलाइड भी कर लो, फिर एक साथ कर लेंगे। एक मिनट, नेक्स्ट पेज दिखाओ ना कल है क्लास? सर। वो एक पेज की ना सर फोटो भेज देना आप, जो पहला पेज आपने लिखा था ना वो नोट नहीं करा था। कौन सा सर वाला आपने पहला? 2 घंटे की बोली थी। नहीं, मेरी 9 बजे से एक्चुअली PTM है और वो 7 बजे तक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर अच्छा, और कल कल है मैं क्लास? क्लास लेने की सोच रहा हूँ, है ना। वो डिपेंड करेगा कि आज मेरा शेड्यूल कैसा रहता है, हेक्टिक रहता है, क्या रहता है। तो मैं आज आपको शाम को 8 बजे तक इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कल वाली क्लास हमारी रहती है तो, ठीक है। सर कमिंग वीक से हमारी क्लासेस 1 घंटे की हो गई है। अच्छा, तो फिर तो आपकी फिर एक क्लास एक्स्ट्रा लगा लिया करेंगे 2 घंटे की वीक में, जब भी सूटेबल होगा। एक बार होने दो, टाइम टेबल चेंज होने दो। मेरे पास भी आई थी इन्फॉर्मेशन, फिर देखते हैं। सर आ गया है, वो नोटिफिकेशन आ गई है। क्या आ गई है? सर क्लासेस की टाइमिंग कम हो गई, एक 9 to 10, फिर 10:15 to 11:15 और 11 टाइम टेबल आ चुका है आप लोगों के पास में? एक बार मेरे को सेंड कर देना, यस सर। सेंड कर देना जरा मेरे को। थोड़ा पे नीचे करना है वाला। सर भेज दिया। ठीक है, साने दे हो गया, हटाऊं? यस सर। कल वाली क्लास के बारे में मैं आज शाम को 8 बजे तक बता दूंगा। ठीक है, जो होमवर्क दिया है वो ट्राई कर लेना, ठीक है।